A particle of mass m 5 kg moving with 3√2 meter per second, moving with the 3√2 आपके पास मीटर पर सेकेंड along the line, और कौन सी लाइन है हमारे पास बताओ? along the line we have y is equal to x plus of 4. ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कंक्लूडिंग चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर्स है। जो लास्ट चैप्टर्स होते हैं मैकेनिक्स के, ये सबसे लास्ट चैप्टर्स होते हैं, ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर होते हैं, ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर होते हैं ऑफ योर कोर्स। ये जो रोटेशनल मोशन है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये हमारे पास हमारे विजन को और ज्यादा क्लियर करते हैं, और ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस या हमारे अंदर एक नो कॉन्फिडेंस, दोनों तरफ के अंदर हमारे अंदर एक बिलीफ को जनरेट करते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी बच्चे से बात करें, जो बच्चा +1 का कोर्स या तो करके जा चुका है या कर रहा हो, तो उससे अगर बात की जाती है यार तुझे सबसे मुश्किल टॉपिक कौन से लगते हैं, तो जवाब देगा यार सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन। यार पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनते हैं यार, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही अजीब है इसके अंदर से। और पूरे देखिए आप, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। अगर आप में से किसी बच्चे को हिमालय की रेंज के ऊपर चढ़ने को बोला जाए, तो आप पहला पहाड़ चढ़ गए, दूसरा पहाड़ चढ़ गए, तीसरा पहाड़ चढ़ गए, और आपके सामने एवरेस्ट आता है, तो क्या वो जो मुश्किल होगी एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, वो पिछली वालों से अलग होगी कि डिफरेंट होगी? तो चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और कोई पर्सन ये बोले क्योंकि मैं पीछे 10 पहाड़ चढ़ के आ चुका हूं तो मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि पिछले पहाड़ों को चढ़ के आपने क्या एटीट्यूड डेवलप किया, क्या एप्टीट्यूड डेवलप किया। अगर आप अपने दिमाग में ये बात बिठा कर आते हो क्योंकि पिछले पहाड़ में कवर करके आ रहा हूं तो मेरे को इस पे भी चढ़ जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तो आप एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ पाओगे, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे 10 पहाड़ आप चल के आए तो आप इसको भी कवर कर जाओगे। तो इसका अंदर ये स्लाइटली डिफरेंट चैप्टर है, इसके अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पिछले पूरे के पूरे चैप्टर्स को मिलाकर एक नए तरीके का चैप्टर आपके पास तैयार होता है। इसलिए इसके अंदर कई बच्चे जो होते हैं वो चूज करते हैं कि हम रोटेशनल मोशन को छोड़ दें, सेंटर ऑफ मास को छोड़ दें, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट नहीं है, और यही बात रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखें तो अगर आप आईआईटी एडवांस की बात अगर आप छोड़ दें तो बाकी अगर मैं जो आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बच्चे रोटेशनल मोशन से बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो पूछता ही नहीं है, वो इधर उधर से पूछ के निकल लेता है टीचर भी। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg is moving with 3√2 meter per second along the line y is equal to x plus of 4. Calculate the angular momentum about the origin. Calculate the angular momentum about the origin. मुझे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द ओरिजिन। अब ध्यान से देखना, ये टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास कैसे बनेगा? ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस आ गई, ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस आ गई, और यहाँ पर मेरे पास कौन सी एक्सिस आ गई है बच्चा आपके पास? यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस आ गई। ये हमारे पास इन दोनों का ओरिजिन आ गया, या हमारे पास इन दोनों का क्या आ गया बच्चे? ओरिजिन आ गया। और हमारे पास जो पार्टिकल है y इज इक्वल टू x प्लस 4 पे चल रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉडी की मूवमेंट हो रही है वो कौन सी लाइन पे हो रही है आपके पास बताओ? शाबाश, वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, जहां पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और आपकी स्लोप क्या है?
आपकी स्लोप क्या है, शाबाश बता दो, आपकी स्लोप क्या है इसके अंदर से, 1 आपके पास है। तो ये हमारे पास पार्टिकल इस लाइन के ऊपर मूव कर, ये बात पता लग गई आपको, पहले तो बताओ, ये बात आपको पता यस लग सर, रिपीट कर दो। गया आपके पास यहाँ पर इस तरीके से मूव कर। अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन है और पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4। सर y, 2 मिनट रुक जाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। जो बॉडी की मोशन हो रही है, जो पार्टिकल है, वो हमारे पास इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, जिसका मास मेरे पास 5 kg है और ये मूव कर रहा है विद 3√2 मीटर पर सेकेंड। y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 4। देयरफॉर अब बताओ स्लोप किसके बराबर है आपके पास, बताओ शाबाश, स्लोप किसके बराबर है आपके पास, 1 के बराबर है। इंटरसेप्ट किसके बराबर है आपके पास, बता दो, इंटरसेप्ट किसके बराबर है, 4। तो ये इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पर 4 के बराबर है और स्लोप आपके पास 1, और स्लोप खुद किसके बराबर होती है जरा बता दो, tan theta 45 डिग्री। बिल्कुल एग्जैक्टली जगजोत, ये हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री। तो जिस तरफ मोशन होगी मोमेंटम भी उस तरफ है, तो इस बॉडी का मोमेंटम आपके पास इस लाइन की तरफ है, और मोमेंटम कितने के बराबर है जरा बता दो, ये आ गया मास इनटू वेलोसिटी। मास 5 का है और वेलोसिटी 3√2, तो कितना आ गया काका जी, 15√2। तो मेरे पास यहाँ पर 15√2 का इसका आपके पास मैग्नीट्यूड है जी। पहले शौर्य फिर पार्थ, बोलो क्या क्वेश्चन। सर मेरे को नहीं पता सर, पाथ का क्या डाउट है, लेकिन मेरे को सेम लग रहा है सर। मेरे को एक बार दोबारा समझा दो सर, लाइन उस डायरेक्शन में क्यों गई? बेटा इसके लिए हमको मैथमेटिकल टूल पढ़ना पड़ेगा ना फिर से बच्चे पूरा, इसमें मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हमको ग्राफ्स पूरे दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे कि ग्राफ बनते कैसे हैं, वो एक्स वाई जो है वो एक्स का फंक्शन होता है, तो ग्राफ कितनी तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर भी कितनी तरह के ग्राफ बनते हैं, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जीरो इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, 6 तरह के ग्राफ बनते हैं बच्चे हमारे पास, फिर वो पूरा रिपीट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है बच्चे वो वाली चीज, है ना, मेरी बात समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है वो करने को, तो बच्चे मैं कर लूंगा, लेकिन उसका खामियाजा हमारे को फिर करंट टॉपिक को होल्ड करके, फिर जो पहला मैथमेटिकल टूल्स है, जो पहले दिन जिस पे हमने जान लगाई थी पूरी की पूरी की, बेटा देखिए याद रखिएगा, ये आगे जिस दिन आएगा वहां पर आप भूल मत जाना, ठीक है, तो फिर वहां पर पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं ब्रीफ के अंदर समझा देता हूं, क्योंकि आपके पास अगर मैथमेटिक्स है तो वहां पर भी आपको स्ट्रेट लाइन सर करवाएंगे, तो वहां पर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको कंपेयर किया जाता है। शॉर्ट में समझा देता हूं, जब y की वैल्यू 0 है तो x की जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, -4। -4। तो ये ग्राफ यहाँ पर -4 से शुरू होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 4। तो ये आपके पास यहाँ पर ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। ये जब है ये आपके पास आ गया 0 4 और ये आपके पास क्या आ गया -4 और 0, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाए, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाए, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा ये आंसर फटाफट आने चाहिए, ये आंसर फटाफट आने चाहिए बेटा। टेंजेंट, टेंजेंट में अगर पी और बी दोनों सेम होते हैं तो टेंजेंट थीटा 1 होता है और एंगल 45 होता है, ठीक है, लग गया पता। हेलो, हाँ मैं हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ सर वो 45 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, तो 10 हाँ, 45 बिल्कुल। हो जाएगा। तो ये मैंने 45 वैसे कर दिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालने का क्या तरीका बताया था, ये अबाउट पॉइंट से आपने जो मोमेंटम की लाइन है उस पे क्या ड्रॉ करना होता है, बताओ शाबाश आपने,
वहां पर क्या ड्रॉ करनी होती है आपने, परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम, ये आप परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन जो कि आर है, और हमारे पास जो मोमेंटम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। मैंने आपको देखो पहले बताया कि अब यहां से बच्चे रैंकिंग डिसाइड होगी, यहां से रैंकिंग डिसाइड होगी। जो बच्चे इसके क्वेश्चंस करने लगेंगे वो 10,000 के रैंक के अंदर आने लग जाएंगे, 10,000। और जो बच्चे इसके क्वेश्चंस करते हुए थोड़ा सा घबराएंगे वो 10,000 के रैंक के बाहर जाएंगे। कहने को मैं 5,000 रैंक भी बोल सकता था, लेकिन 10,000 के रैंक के अंदर आना स्टार्ट हो जाओगे कि ठीक है अब मैं ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। और 10, क्योंकि आप अप्लाई करना सीख रहे हो, आप उन बच्चों में शामिल हो जो अपना ब्रेन इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो जिंदगी के अंदर, खुद ऑपरेशन कर सकते हो पेशेंट्स का, खुद एक पुल बना सकते हो, एक बिल्डिंग की प्रॉब्लम आप तय कर सकते हो, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया आपने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखना शुरू करना। अब बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये 90 है, ये एंगल आपके पास ये भी 45 है, ये 4 है, तो ये पर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा O, और ये A, और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया B। इन ट्राइंगल OAB, इन द ट्राइंगल OAB, बताओ इस ट्राइंगल OAB के अंदर मेरे पास आपके लिए OA एक परपेंडिकुलर है, आपके पास यहाँ पर OB एक हाइपोटेन्यूज है, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो, 45। ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ कितना आ गया? 45 आ गया। R इज इक्वल टू OB 4, और टेंजेंट ऑफ 45 1 आपके पास, क्योंकि टेंजेंट आएगा आपके पास साइन साइन नहीं आएगा, साइन आएगा। मैं तभी थोड़ा सा रुक गया। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ 45, साइन 45 कितने के बराबर होता है? 1/√2। ये भी काम खत्म। अब जल्दी से एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। तो आपके पास देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम आर परपेंडिकुलर 4/√2, और आपके पास यहाँ पर 15√2, और आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो बच्चे, आंसर कितने के बराबर आ जाएगा? आंसर विल बी इक्वल टू आपके पास 60 यूनिट्स। आगे आंसर, आगे आंसर। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीटेड मिलेगा, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। लेकिन क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को मैं इतने तरीके से करूंगा? मेरे पास कोई और तरीका है? जी मेरे पास एक तरीका है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वो तरीका। करवाऊं तरीका एक और, करवाऊं तरीका एक और, करवाऊं तरीका एक और, करवाऊं तरीका एक और। इसका मोमेंटम कितने के बराबर है? 15√2। अब ध्यान से देखना, इसमें आपके पास आता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय C, मल्टीप्लाइड बाय C। C क्या है यहाँ पर बताओ जरा मेरे पास? 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ द x का स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में तुम्हारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y किसके बराबर है? 1 कोफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है? 1 फटाफट करते हैं। L इज इक्वल टू 15√2, इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? 15√2 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 2। कैंसिल कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 यूनिट्स आ जाएगा, और आंसर सॉल्व हो जाएगा। और मेरे तरीके से, ये मेरा अपना जो है शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ये मेरा अपना शॉर्टकट मेथड है, और इस तरीके से आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। और टीचर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर देगा तब भी आप क्वेश्चन कर लोगे। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अभी देखना, मैं क्वेश्चन देता हूँ जो देखने में सर ये नोट कर लो, ये दूसरा मेथड है। मैं दूसरे में मैं तेरे को क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उसमें फिर तो तेरे को और ज्यादा बेटर से हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर। मैं भी करवाता हूँ, जाओ। अच्छा, अब देख, टीचर ने एक क्वेश्चन देना है, टीचर ने क्वेश्चन देना है, if the body of mass alpha kg moving with beta meter per second moving along the straight line और along the straight line ये कैसे मूव कर रहा है, ये भी ध्यान से समझना। ये हमारे पास मूव कर रहा है, अल्फा आ गया बीटा, ये हमारे पास आ गया गामा वाई माइनस ऑफ मेरे पास फाई एक्स, और आपके पास इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर चलो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन। अब यहाँ पर मैंने आपको जानबूझ के एक ऐसी टर्म्स दी हैं जिसके अंदर से जो नॉर्मल बच्चा होगा वो कभी इस कोड को क्रैक ही नहीं कर पाएगा। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। तो मेरा मेथड क्या कहता है, मेरा मेथड क्या कहता है बच्चे, अबाउट द ओरिजिन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो मैंने इसका जो शॉर्टकट बनाया हुआ है, जो मेरा अपना शॉर्टकट है बच्चे हमारे पास, उस वो मेथड बच्चे हमारे पास क्या कहता है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका मेथड बड़ा सिंपल सा है जो मेरा है, वो ये कहता है बच्चे हमारे पास सिंपल, द एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय सिंपल मास इनटू वेलोसिटी इनटू आपके पास इंटरसेप्ट इनटू बच्चे स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आपके पास y का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आपके पास x का होल स्क्वायर l इज इक्वल टू मास। अब बताओ कितने के बराबर है, अल्फा, स्पीड कितने के बराबर है, बीटा, तो अल्फा बीटा। अब जल्दी से बता दो इंटरसेप्ट कितने के बराबर है आपके पास, एप्सिलॉन, ये हमारे पास एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितने के बराबर है आपके पास, गामा स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x कितने के बराबर है, पाई का स्क्वायर। तो संदीप मेथड क्या बोलता है कि ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक बड़ा ही बढ़िया और टाइम बचाने वाला मेथड है। क्या ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा, ये स्कूल में नहीं आएगा, फिर मैं आपको क्यों करवा, अगर ये स्कूल में नहीं आएगा ताकि बच्चे कल को तुम कोई भी किताब उठाओ, तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आए, आप बाकी बच्चों से इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करोगे। बाकी बच्चे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बाकी बच्चे वो सारा काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने इसमें कहीं पर स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ की, यहाँ पर कहीं पर भी मैंने आपके लिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ नहीं करवाया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ कि अब आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ पर हैंडल कर पाते हैं, देखते हैं। सो मैं चेंज कर दूं स्क्रीन, यस सर। चल अब पार्थ क्लियर हो गया ना, यस सर। बस मेरे पे यकीन कर, तू क्लियर, अरे बिल्कुल, मेरे को पता है कि बच्चा कर लेता है। अब देखो मास ऑफ द बॉडी 6 kg की है और आपके पास इसकी वेलोसिटी जो है ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड, और मूविंग अलोंग द लाइन, और लाइन की इक्वेशन देख लीजिए, आपके पास लाइन की जो इक्वेशन है ये मेरे पास आ गई यहाँ पर 3y और माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 4x, 3y माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 4x। मैं जानबूझ के अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा होगा, मैं जानबूझ के आपको आसान स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको घुमा फिरा के स्टेटमेंट दे रहा हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मेरा मेथड तुम अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि मेरे मेथड से आपको मैं घुमा फिरा के जैसा मर्जी क्वेश्चन दूं आपको दिक्कत ही नहीं आनी। बाकी बच्चा बोलेगा ओ यार मैं तो y इज इक्वल टू x प्लस 5 सीख के आया था, यहाँ पर तो उल्टा हो गया, यहाँ पर y कहीं है x कहीं है 5 कहीं है, और यार मैं नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन।
और तुम बोलोगे कि हम तो क्वेश्चन सॉल्व करके रहेंगे। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ये बताओ अब हो जाएगा? हो गया सर। यही होता है। हाँ बस हो गया। ये बड़ी अच्छी बात होती है, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि यार सर हो गया सर। अब बताओ कैसे किया तूने, बता। ऊपर क्या किया? 6 into 10 into 4 इंटू और 6 इंटू 10 इंटू 5, और नीचे क्या किया बता? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, और Nine बच्चे is हमारे 16. पास यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। एक 60 लाइन आ गया। हाँ ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? ऊपर कितना आ गया बच्चे हमारे पास, बताओ? 300. 300। और नीचे हमारे पास कितना आ गया? 25। कितना आंसर आ गया? 5. कितना आ गया आंसर? नहीं रूट को बस 5 5 आएगा। अच्छा रूट भी आएगा ना, हाँ रूट भी आएगा। 300 आप अपॉन 5 कितना आ जाएगा आपके 60. पास? 60। एक लाइन में हो गए क्वेश्चन, अब सॉल्व होने शुरू हो गए। कहाँ से Yes, शुरू sir. किया था? और आप जितनी भी बुक्स देखेंगे ना, वो लाइन बना के सॉल्व करवाती है। मुझे बड़ी खुंदक आती थी, मैं बोला यार ये बच्चा कौन लाइन बनाएगा यार, ये बच्चा जो तो बच्चा चलो ठीक है, जो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बाकी उसको तरीका नहीं पता है स्ट्रेट लाइन बनाने का, या उसके पास वो उसके माइंड में नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा के बार और वो घबरा चुका है, तो वो तो बड़ा उसके लिए तो ये क्वेश्चन दूर की कोड़ी हो जाएगी। उसको लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है। लेकिन फिर मैंने तरीका डेवलप किया और बोला कि अब तो जो मर्जी क्वेश्चन लेकर, अब तो तुम भी अपना क्वेश्चन खुद तैयार। सर अगर स्कूल में बाय चांस आ गया तो ना वहाँ नहीं पर आता, आपका नाम नहीं लिख आता, नहीं आता बच्चे, नहीं, अगर आता तो आपका नाम बेटा लिख नहीं नहीं आता बच्चे, नहीं आएगा। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है, मैं बैठा हूँ यहाँ पर बच्चे। सर उसका कहने का मतलब है अगर आएगा ना बाय केस तो हम लिखेंगे बाय संदीप सर्स मेथड। नहीं बच्चे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। आप उस चीज की तरफ सोचो ही मत, उस चीज की तरफ सोचो ही मत, वो नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, स्कूल के अंदर तो बच्चे इस इन टॉपिक्स को गुनाह है, मतलब कि जिसको नसरुद्दीन शाह बोलता है ना, जैसे वो अपनी मूवी में बोलता है कि इसको सोचना भी गुनाह है। तो सेंट में कल एक बैच में पूछ रहा था ऐसे, मैंने बोला भाई सेंटर ऑफ मास कैसे पढ़ाया गया? तो कहते कि सर वो मतलब कि बस ये करवा दिया, ये करवा दिया, एक डेरिवेशन करवा दी, उसके बाद टॉर्क पढ़ा दिया, एंग्लो मोमेंटम पढ़ा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम, जी आपका टॉपिक हो गया। तो मैंने बोला कि वही चीज है, आप खुद देखना, मतलब कि मेरी बात को, इसको आप इसके अंदर से सिर्फ टीचर एंग्लो मोमेंटम की डेफिनेशन वगैरह पूछेगा। खैर चलो अब हम आगे चलते हैं। तो एंग्लो मोमेंटम निकालने का एक मैंने कुछ मेथड्स वगैरह आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। एक रह गया था बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। और मैं वो नहीं लेना चाहता हूँ बच्चे की, मतलब कि एक रिस्क नहीं लेना चाहता कि कल को बच्चा बोले सर ऐसा क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लिया होता, ये स्कूल में आ सकता है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये स्कूल वाला मेथड है ना। तो उसके अंदर से आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेस्ड है L इज इक्वल टू R क्रॉस P। वैसे इसमें बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर P जो है वो गिवन भी हो सकता है, या मास दे दी, वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में दे दी तो P निकाल लिया। तो ये भी हो सकता है कि टीचर दे देगा जी मास मेरे पास 2 kg का है और वेलोसिटी मेरे पास कितने की है, ये मेरे पास आगे 2I कैप। और मेरा नाम मत लिख देना पार्थ, मैं इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ शौर्य, प्लीज ऐसा मत करिएगा, ठीक है, प्लीज ऐसा मत करिएगा, मेरा नाम मत लिखिएगा, मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ बच्चे। प्लस ऑफ 3J, फिर वो क्या होता है कि फिर मैं मेहनत करनी छोड़ दूंगा। अगर जिस दिन मुझे लगे अच्छा मेरा भी नाम है। सो P इज इक्वल टू, कल वही लड़की बोलती क्या वो इरिडो रखी हुई थी पास में, कहती मैं पढ़ा दूंगी, पापा आप ठीक नहीं मैं पढ़ा दूंगा, चल तू कर तो सही। वो सिर्फ अक्षर बोल पा रही थी तो उसको अच्छी लगती है, वो छोटी बुक है ना इरिडो। मैं बेटा तेरे को नहीं पता है, कहती तुम मेरी हिंदी की किताब जितनी किताब पढ़ाते हो आप बच्चों को, उसको लगता है इरिडो छोटी है ना, पतली सी है ना, तो उसकी जो मैं भी ऐसे सोचता था सर, छोटा होता था। तो उसकी ये बुक थी, और उसकी इस बुक के सामने इरिडो छोटी है कि बड़ी है बताओ, छोटी है ना। तो शी वाज थिंकिंग कि आप तो बड़ी पतली बुक जो है बड़े भैया लोगों को पढ़ाते। हाँ कहती तो मैं पढ़ा दूंगी, कहती तो मेरी हिंदी की बुक से पतली है, मैं आज पढ़ लेती हूँ कल मैं पढ़ा दूंगी सब कुछ। मैं अच्छा तो पढ़ ले, मैं तेरे को नहीं पता ये पतली बुक कितनी खतरनाक है। 2 into 2 तो 4I कैप प्लस ऑफ 6J कैप एंड माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 4K कैप। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाता है P, ठीक है।
ये टीचर ऑलरेडी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो आपके पास केजी और मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर केजी, आपके पास यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। अब करना क्या है, यहाँ पर मेरे पास फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट पोजीशन वेक्टर। बस हमने क्वेश्चन ये वाला स्कूल लेवल के लिए नहीं छोड़ना बच्चे, ठीक, ये पार्ट आएगा। एंगुलर मोमेंटम फॉर पोजीशन वेक्टर, फॉर द पोजीशन वेक्टर, फॉर द पोजीशन वेक्टर आपके पास r इज इक्वल, और सेल्फ स्टडी करते रहना बच्चे। आप अपनी कोई किताब लेके उसको भी सॉल्व करते रहो, हजारों लाखों क्वेश्चन कर डालो, मतलब कि ऐसा ना हो। सर एनसीईआरटी कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक और ले ले बच्चे, एक बुक और ले ले, एक और बुक ले ले, कोई भी ऐसी बुक ले ले जिसके अंदर से तेरे को सफिशिएंट मिल सके। एनसीईआरटी तो बहुत बढ़िया बच्चे, मैं तो खुद बोलता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक और, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जॉस्ट हो जाएगी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी टीचर नहीं उठाएगा इसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए नहीं उठाएगा वो, एक पॉइंट के बाद वो नहीं उठाएगा। 2 से 4 क्वेश्चन टिपिकल है जिसमें से वो पूछेगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब r क्रॉस p करना है, i माइनस j, और यह हमारे पास आ गया k, और आपके पास यहाँ पर r आ गया, r मेरे पास आ गया 2 1 2, और बच्चे हमारे पास 4 6 और -4, 4 6 और -4। तो हमारे पास, क्योंकि किसी भी बैटल को जीतने के लिए हमको उस बैटल के अंदर यूज होने वाली सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारे पास हर तरीके का हथियार होना चाहिए। तो इस वजह से एनसीईआरटी तो भाई प्राइमरी है ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई एक एडिशनल जो बुकलेट कहीं से भी आपको मिलते हो क्वेश्चंस, या कोई बुक मिलती हो ऐसे लोडा प्रदीप, वो करनी है, हर बच्चा कर रहा है, आपको भी करनी पड़ेगी। ये मेरे पास आई आ जाएगा, बुक नहीं है तेरे पास तो तू बात कर, यहाँ पर यहाँ पर इसको छोड़ देने का है। और बच्चा मेरे पास 1 × -4, तो ये -4 आ जाएगा, -6 × 2, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास क्या करने का है, -j। अब बताओ -j के साथ क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो। -j के साथ मेरे पास कितना आएगा, 2 × -4, सो -8, और माइनस ऑफ यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ k, प्लस ऑफ k। तो k के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पर 12 - 4, तो ये आ जाएगा 12 -4, तो 12 - 4 कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -16 i कैप, -16 प्लस 16 j कैप, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस ऑफ 8 k कैप। यह हमारे पास इसकी आ जाएगी। और हमारे पास इसको और कैसे लिखोगे, क्योंकि ये हमारे पास है, तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। कर लोगे ना बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस, ये स्कूल लेवल के लिए, ये स्कूल लेवल पे। हाँ बोलो 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 बोलो। कर लेंगे। हाँ जी बोलो, शाबाश। एक बच्चा बोल रहा है, शायद उसको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बच्चा? मुझे पूछना है सर, कॉमन निकाल सकते हैं ना सर? क्या बेटा? इनके कॉमन निकाल सकते हैं ना सर? 16 हाँ निकाल सकते हो, पर बेटा देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि यहाँ तक आपने ठीक किया, कॉमन निकालने के वक्त आपने गलती कर दी। निकाल सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। चले, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक इम्पोर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो एंगुलर मोमेंटम L = R क्रॉस P, और इसी तरीके से हमारे पास वहां पर क्या रिलेशन आया था, आपका टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास क्या था, R क्रॉस F। अब एक सोचने की बात करो, क्या फोर्स और मोमेंटम के बीच में कोई रिलेशन होता है? क्या फोर्स और मोमेंटम के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। हमारे पास फोर्स और मोमेंटम के अंदर बिल्कुल आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास एक रिलेशन होता है। तो क्यों ना एंगुलर मोमेंटम और फोर्स में भी एक रिलेशन को निकाला जा सके।
तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं द एंगुलर मोमेंटम and the angular momentum and the torque acting on the body and the torque acting on the body and the torque acting on the body torque acting on the body and the torque acting on the body the angular momentum and the torque acting on the body इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जरा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास अगर देखा जाए the torque acting on a body is given by the torque acting on the body is given by बोलो शाबाश the torque acting on the body बोलो शाबाश। यह हमारे पास कैसे दी जाती है? टॉर्क हमारे पास दिया जाता है the torque is given by r cross of f। अब by definition of force अगर मैं definition of force लिखे तो क्या आ जाएगा? By the definition of the force we can write down dp upon dt। So therefore the torque is given by r cross of आपके पास क्या आ जाएगा? d by dt of आपके पास क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ? p को बाहर निकाल सकता हूँ, मैं d by dt को बाहर निकाल सकता हूँ, आई एम सॉरी, और वी कैन राइट डाउन द टॉर्क इज गिवन बाय d by dt ऑफ r क्रॉस ऑफ p। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, जहां पर मैं r को क्या मान के चल रहा हूँ? कांस्टेंट में कर सकता हूँ। ऐसा मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर सीखा था। यहाँ पर मैं पोजीशन वेक्टर को क्या मान के चल रहा हूँ कि वो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? कांस्टेंट। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? आपके पास कांस्टेंट आ जाता है, और इस वजह से ये मेरे पास r बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन p पे चला गया। लेकिन r क्रॉस p किसके बराबर होता है? आपके पास r क्रॉस p किसके बराबर होता है? ये भी हम पढ़ के आते हैं, एंगुलर मोमेंटम। देयरफॉर हेंस आपके पास क्या आ जाएगा? ये स्कूल में 2 नंबर का आएगा बच्चे आपको। हेंस द आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the rate of change of angular momentum, the rate of change of angular momentum, the rate of change of the angular momentum, the rate of change of the angular momentum is equal to torque acting on the body, is equal to the torque acting on the body, torque acting on the body। यानी कि अगर किसी बॉडी पे एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है तो वो टॉर्क उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। मैं कोई एग्जांपल दूं बच्चे आपको? ये देखिए, जैसे कि ये मेरे पास एक फॉर्क है बच्चे आपके पास, इस फॉर्क का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या है? 0। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको कहाँ पर खींचती है? नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है और इस टॉर्क की वजह से ये का एंगुलर मोमेंटम गेन कर जाती है। ये देखो, ये एंगुलर मोमेंटम गेन किया नीचे की तरफ, वेलोसिटी गेन की नीचे की तरफ। इसके आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तो इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा? टॉर्क लगा, और टॉर्क की वजह से इसने एक मोमेंटम गेन किया, इसने मोमेंटम को गेन किया, काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। पर इस मोमेंटम को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? वी से दैट इट हैज गेन द एंगुलर मोमेंटम। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें एक बॉडी एंगुलर मोमेंटम गेन करती है। जैसे इसी को देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये रेस्ट के ऊपर है, ये आपके पास रेस्ट पे है, ये एंगुलर मोमेंटम गेन कर गया। ये बच्चे एंगुलर मोमेंटम गेन कर रहा है, टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास गेन कर रहा है। अगर टॉर्क लग रहा है और वो नॉन जीरो है तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अपने आप को चेंज करेगा। सेम जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर फोर्स लगती है तो बॉडी क्या चेंज करती है? अपना मोमेंटम। ऐसे ही यहाँ पर बॉडी क्या चेंज करती है? अपना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करती है। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर।
चलो अब चलते हैं आगे। तो बच्चा बोलता है कि सर एंगुलर मोमेंटम का सिग्निफिकेंस क्या है, एंगुलर मोमेंटम का सिग्निफिकेंस क्या है। जरा मुझे एक बात बताओ, फिर ध्यान से सोच के बताना। जब ये फोर्क यहां से यहां पर गया, इसने एंगुलर मोमेंटम जब गेन किया तो क्या कवर किया, सोच के बताओ क्या कवर किया, लेंथ कवर की, एरिया कवर किया या वॉल्यूम कवर किया। जब आपका पंखा गोल घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम गेन करता है गोल घूमते हुए, एक एंगुलर मोमेंटम है उसके पास, क्योंकि वो मोमेंटम गेन करता है, फास्ट होता जाता है ना। तो वो क्या कवर करता है, पंखा क्या कवर करता है, वो लेंथ कवर करता है, एरिया कवर करता है या वॉल्यूम कवर करता है, जैसे वो गोल घूमता है। सोच के बताओ, ये बॉडी एंगुलर मोमेंटम गेन करगी, इसने बताओ क्या कवर किया, यहां से यहां पर आने में क्या कवर किया इसने, बताओ। एरिया। एरिया, दैट इज द मेन पॉइंट एंड द मेन क्रक्स। This is the physical significance of angular momentum. Somebody says कि what is the physical significance of the angular momentum? आप बोलोगे ये एक एरिया, ये बताते हैं हम एरिया। देखो एंगुलर मोमेंटम तेज होगा तो आप एरिया जल्दी कवर करोगे, एंगुलर मोमेंटम अगर कम होगा तो आप एरिया जल्दी कवर करोगे, धीरे धीरे कवर करोगे। मैं समझाता हूं, ये देखो, ठीक, इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत वीक था, बहुत तेज था। अब बताओ इन दोनों में एरिया तो सेम कवर किया, लेकिन एक में एरिया जल्दी कवर किया और एक में एरिया लेट में कवर किया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ये डिसाइड करता है कि आप एक बॉडी जब किसी रोटेशनल मोशन को कवर कर रही है तो आप उस एरिया को कितनी जल्दी कवर करते हैं। और ये पॉइंट है जो अब आपका ग्रेविटेशन के साथ भी जाकर जुड़ेगा। और हमारे पास ग्रेविटेशन का जो सेकंड केपलर्स लॉ है वो बच्चे सीधा सीधा इस पॉइंट के साथ जाकर जुड़ता है। मैं पहले से आपको वार्निंग दे रहा हूं, और हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द concept of aerial velocity, the concept of aerial velocity and angular momentum, the concept of the aerial velocity and the angular momentum। थोड़ा सा जोश में आ जाता हूं, उसके बाद बॉडी अपने आप बोलती है धीरे, कोई बात नहीं, ज्यादा अभी नहीं, रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। The concept of aerial velocity and the angular momentum, angular momentum ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं लिख भी देता हूं, जो केपलर्स का सेकंड लॉ है, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स लॉ कहां पर आते हैं, ग्रेविटेशन के अंदर आते हैं, पता आपको। और केपलर्स के ये जो लॉस थे ये केपलर्स के थे ही नहीं, ये भी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि कैसे केपलर का गुरु जो है वो बीमार हुआ और वो मर गया। और उसके बाद जो हुआ ये कि केपलर्स ने अपने गुरु के सारे डाटा को उठाया जो कि उसके गुरु ने बनाए हुए थे, और एक दिन रात भर के बैठ के बनाता था, और थोड़े सालों के अंदर वो लॉस के साथ आया और उसने बोला कि ये मेरे लॉज हैं, केपलर्स लॉ। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर मोमेंटम, जरा देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। नाउ हमारे पास क्या आ जाती है, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज we have a 3D coordinate system or body moving in xz plane, and the body, एक बॉडी जो है बच्चे वो हमारे पास मूव कर रही है in xz plane, in the xz plane, या हमारे पास xz प्लेन के अंदर मूव कर रही है। तो ये देखिएगा बच्चे, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पर z एक्सिस है। और एक बॉडी जो है वो मूव की, वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही है। पहले वो यहाँ पर थी बच्चे हमारे पास r, और फिर वो dr डिस्टेंस आगे चली गई,
ये dr डिस्टेंस कहाँ पर चलेगी, आगे की तरफ। तो अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा जाए तो थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ पहुंचेगी तो आपके पास ये वाला पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, r प्लस ऑफ dr। कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ। ये O पोजीशन आ गई, ये मेरे पास स्मॉल a आ गया, ये स्मॉल b आ गया, यहाँ पर बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे थी, यहाँ पर बॉडी t इज इक्वल टू t प्लस ऑफ डी, आपके पास t इज इक्वल टू dt के ऊपर थी, t इज इक्वल टू हमारे पास dt स्मॉल टाइम पे यहाँ पर पहुंच गई। बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो v मीटर पर सेकेंड, जो बॉडी है वो हमारे पास ट्रेवल कर रही है विद v मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास v मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल, मतलब ये बॉडी ऐसे है और ये इस तरीके से मूव कर रही है। नाउ द बॉडी हैज मास m kg, जो बॉडी है हमारे पास हैज मास m kg, इसका मास मेरे पास m kg है एंड वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी आपके पास v मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द डायग्राम, ध्यान से देखना बच्चे, फ्रॉम द डायग्राम, अगर मैं डायग्राम के हिसाब से चलूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ये y आ गया, ये x आ गया और ये बच्चे हमारे पास z आ गया। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास o a और b है, तो ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल OAB के अंदर OA जो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर है प्लस ऑफ AB, मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, OB के बराबर। OA कितने के बराबर है मेरे पास, ये मेरे पास R के बराबर। AB मैं कितना आगे चला v स्पीड से, dr, तो आपके पास ये dr आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू मेरे पास OB की वैल्यू है जो कि यहाँ पर r प्लस dr आ जाएगी। तो ये बच्चों को बताने के लिए कि वहां पर r प्लस dr कैसे आ रहा है, बाय सिंपली विच लॉ ऑफ एडिशन, द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द ट्राइंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन, द ट्राइंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। अब इसने कोई एरिया कवर किया, आपको लग रहा है अगर एरिया इस बॉडी ने जो 0 से dt के बीच में कवर किया वो कौन सा एरिया कवर किया, जरा बता सकते हैं, ये वाला एरिया कवर किया, आया ना, ये वाला एरिया कवर किया कि नहीं किया, आया ना। जब ये बॉडी यहां से इस तरफ को गई है तो एक एरिया कवर किया, ये कौन सा एरिया बच्चे हमारे पास जरा बता दो, ये मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, किसका एरिया, ये हमारे बस। अब हम इस एरिया को यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो ये एरिया कवर, अब हमारे पास यहाँ पर एरिया कवर निकालते हैं। देयरफॉर द एरिया कवर्ड बाय द बॉडीज, द एरिया कवर्ड बाय द बॉडीज, अब एरिया कवर जो होगा वो मेरे पास DA आ जाएगा। अब बताओ एरिया कवर कैसे निकालेंगे, अब एरिया भी एक तरीके का वेक्टर ही होगा बच्चे हमारे पास, तो हाफ इंटू बेस इंटू, आपके पास एक मिनट, तो हाफ इंटू आपके पास बेस जो कि dr है और ये r है। अब अगर आपको याद हो बच्चे, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का एक रिजल्ट आता था ट्राइंगल के एरिया के अंदर, अगर आपको याद हो दो वेक्टर से हम एरिया को कैसे निकालते थे, हाफ इंटू r क्रॉस ऑफ dr, याद है कि नहीं है, याद बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते थे। अब याद, अगर याद नहीं है तो फिर वेक्टर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया देता है, और हाफ इंटू ए इंटू क्रॉस ऑफ बी आपको किसका एरिया देता है बच्चे, आपको ट्राइंगल का एरिया। ये वही चीज है। तो इसमें दो ही तो वेक्टर हैं, आर प्लस डी आर क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो रिजल्टेंट है, ये आर और डी आर मिलके ही तो एरिया तैयार कर रहे हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल का, ये तो दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। चलो सो यहाँ पर मेरे पास आ गया, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, बोथ साइड्स बाय dt, दोनों साइड्स को dt से डिवाइड कर दीजिए, तो बताओ अब आपके पास क्या आ जाएगा, dA बाई dt, ये एरियल वेलोसिटी होती है,
आपने एरिया को किस टाइम में कवर किया, हाफ इनटू r क्रॉस ऑफ dr बाई dt, और dr बाई dt क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो एरियल वेलोसिटी dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ इनटू आपके पास आ जाएगा r क्रॉस ऑफ b, r क्रॉस ऑफ b। अब करना क्या है, हम इसके अंदर से लेफ्ट हैंड साइड को मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास देखिए अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाफ इंटू आर, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी को नीचे मास से डिवाइड कर दिया। अब बताओ m इंटू वी क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास m इंटू वी क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पर m। तो एरियल वेलोसिटी इज गिवन बाय, the aerial velocity is given by half into L और डिवाइड बाय 2। ये जितने भी एस्ट्रोफिजिक्स पर्सन्स है, जितने भी लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, उनके लिए ये इक्वेशन वरदान होती है बच्चे। जितने भी बच्चे यहाँ से लॉन्चिंग होती है सैटेलाइट्स वगैरह की सबकी, ये हमारे लिए बहुत बहुत बच्चे एक जिसको बोल सकते हैं वरदान वाली इक्वेशन है। ये वो इक्वेशन है जहां पर आप ये मत समझना नासा वाले लोग भी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आप जो फिजिक्स अब पढ़ रहे हो ना बच्चे, ये फिजिक्स हाई, ये रियलिटी में जाकर हायर फिजिक्स, इसकी जब आप कल को MIT का पेपर देने जाओगे, आप में से कोई बच्चा पेपर देने जाएगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ये नॉर्मल नहीं कि +2 के बाद चले गए, +2 के बाद कनाडा में चले गए, वहां पे काम भी कर रहे हो पढ़ भी रहे हो, वो नहीं, मतलब बिल्कुल आपको पढ़ना ही है स्कॉलरशिप के ऊपर। वहां पर जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो ऐसी इक्वेशंस पे लिया जाएगा। क्या आपके पास एरियल वेलोसिटी इज हाफ इनटू L और डिवाइडेड बाय 2। एरियल वेलोसिटी क्या है बच्चे हमारे पास, एरियल वेलोसिटी। हाँ जी सर, वहां पर आपने दो बार नहीं 2 लिख दिया, कहाँ पर बच्चे, यस सर, हो सकता है मैंने लिख दिया हो सकता है मैंने लिख दिया बच्चे, हाँ हो सकता है मैंने लिख दिया हो सकता है मैंने लिख दिया। ओके सर, ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशन स्कूल लेवल के ऊपर देखो, अब ये टीचर की मर्जी है भाई। अगर तुम बोलो कि सर अगर आप होंगे तो मैं पूछूंगा क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन सा बच्चा जो रियलिटी में लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, कि ये बच्चा छोड़ के तो नहीं जा रहा है इक्वेशन कहीं पर। तो ये हमारे पास जितनी भी आज चीजें आपको कराई गई हैं, जितनी भी चीजें बेटा, इसको रिवीजन करना है, उसको लिख के एक बार जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, इसमें अब 2 ही चीजें, अब हम यही 2 चीजें करते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास फिर टॉर्क आ जाएगा, फिर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि अब कल तो चलो हमारा डाउट सेशन है, सैटरडे तक बच्चे हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ दिस चैप्टर विल बी फिनिश। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार लेकिन पढ़ जरूर लेना, कोई डिफिकल्टी आए। कल तो डाउट सेशन है और कल वो जितने भी शीट्स वगैरह उनको एक बार या तो प्रिंट ले लेना या कैसे भी देख लेना, ताकि हम बैठ के उसको डिस्कस कर सकें। चलिए बच्चे, ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।